आज हम लोग जानेंगे। आज ये क्लास प्योर ज्योतिष की क्लास होगी। कल हम लोगों ने बात की थी कि कुंडली में धन भाव दूसरा भाव होता है, या दूसरे भाव को हम लोग धन भाव बोलते हैं। हाँ दीपक जी। ये आपने 8 जो रूप बताए वो तो अभी फिर से मेरा दिमाग में, सॉरी फॉर दैट। ये जो उनका पर्टिकुलर ये होगा ना, कोई आई मीन डायरेक्शन होगा ना इनका? ये 8 जो लक्ष्मी बताया उनका पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन होगा ना? नहीं, पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। लक्ष्मी की अगर हम लोग बात करें, डायरेक्शन ग्रहों के हैं, नंबर 1। दूसरा, लक्ष्मी जी का वास नॉर्थ, इसको क्या बोलते हैं, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होता है। लक्ष्मी जी का प्रवेश उत्तर दिशा से होता है, नॉर्थ डायरेक्शन से होता है। और लक्ष्मी जी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में उनका वास होता है। अग्निकोण में उनका वास होता है और उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन से उनका प्रवेश होता है। अब नॉर्थ डायरेक्शन जो है, नॉर्थ डायरेक्शन बुध की दिशा है। नॉर्थ डायरेक्शन बुध की दिशा है और उस दिशा के देवता कुबेर हैं। उस दिशा के देवता कुबेर हैं। कुबेर जो कि देवताओं के का जो खजाना है उसके मालिक या खजांची, जो भी हम लोग कह लें। जो दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, जिसको आग्नेय कोण बोलते हैं या अग्नि कोण बोलते हैं, वो सूर्य की दिशा है। वो वीनस की दिशा है, वो शुक्र की दिशा है। इसीलिए उस डायरेक्शन में रसोई घर को बनाना सबसे अच्छा कहा गया है। उस डायरेक्शन में रसोई घर को बनाना सबसे अच्छा कहा गया है। लक्ष्मी जी प्रवेश उत्तर दिशा से करती हैं। उनका वास आग्नेय कोण में होता है। इसलिए ये दोनों प्लैनेट धन के मामले में बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक प्लैनेट धन को लेकर आता है, दूसरा प्लैनेट उस धन का उपभोग करवाता है। बाकी प्लैनेट का क्या रोल है, हम लोग इसको भी देखेंगे। आज की क्लास में इसको हम लोग करेंगे। तो कुंडली के दूसरे भाव को हम लोग धन भाव नाम से जानते हैं। कुंडली के दूसरे भाव को हम लोग धन भाव नाम से जानते हैं। और धन भाव सिर्फ धन को नहीं दिखाता है, सेकंड हाउस सिर्फ धन को नहीं दिखाता है। ये आपको कुटुंब को, लार्जर फैमिली को या बिगर फैमिली को, आपकी वाणी को, आपके भोजन को, आपके संस्कार को, आपके वस्त्र को, आप जिस तरह से तैयार होते हैं, अच्छा कपड़ा पहन के तैयार हो रहे हैं या ऐसे ही तैयार हो गए, साफ सुथरा कपड़ा पहन रहे हैं, इस पूरी चीजों को दिखाता है। इसके अलावा ये आपके पास जो भी सोना, चांदी, रत्न या इस तरह की चीजें हैं, सोना, चांदी, रत्न और हीरे जवाहरात, जो भी इस तरह की चीजें हैं, वो सेकंड हाउस शो करता है। लेकिन सवाल है कि क्या सिर्फ सेकंड हाउस ही जीवन का धन है? ऐसा नहीं है और बिल्कुल नहीं है। कई बार किसी एक चीज को देखने के लिए कई हाउसेस के ग्रुप होते हैं। जैसे अगर आपको एजुकेशन को देखना है, तो प्राइमरी एजुकेशन, बहुत इनिशियल लेवल का एजुकेशन, जो संस्कार, जो शिक्षा आपको घर में मिलती है पैदा होने के बाद, जो आप थोड़ा चलने लगते हैं, समझने लगते हैं, वो सेकंड हाउस है। वहीं से आपका संस्कार बनना शुरू होता है। जिस परिवार में आप पैदा होते हैं उसी तरह से आप बोलना सीखते हैं, वही भाषा सीखते हैं। सेकंड हाउस भाषा का हाउस भी है। वही भाषा आप सीखते हैं, वही आपकी मातृभाषा हो जाती है। उसके बाद थर्ड हाउस भी एजुकेशन का है, जहां पे आप एफर्ट करते हैं,
फोर्थ हाउस भी एजुकेशन का है, फोर्थ हाउस मेनली फॉर्मल एजुकेशन का है। उसके बाद नाइन्थ हाउस एजुकेशन का है, ये हायर एजुकेशन का है, हायर लर्निंग का है। उसके बाद डीप रिसर्च, डीप रिसर्च के लिए एट्थ हाउस है, डीप रिसर्च के लिए एट्थ हाउस है। और फिफ्थ हाउस को मेनली दो नाम से जाना जाता है, एक विद्या का भाव, दूसरा संतान भाव। विद्या का भाव इसलिए कि फिफ्थ हाउस आपके फर्स्ट हाउस जो कि बुद्धि है उसकी ग्रैस्पिंग कैपेसिटी है। आपकी बुद्धि की, आप जो भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो अपनी बुद्धि से ही कर रहे हैं, बुद्धि ही उसको ग्रैस्प करेगी, बुद्धि ही इसको अंदर लेगी और बुद्धि ही उसका प्रयोग करेगी। तो फिफ्थ हाउस इज ग्रैस्पिंग कैपेसिटी। कोई भी त्रिकोण, इस बात को एकदम से बैठा लेना है। कोई भी त्रिकोण हो, जैसे 1, 5, 9, ये एक त्रिकोण हुआ, ये धर्म त्रिकोण हुआ। 2, 6, 10 ये अर्थ त्रिकोण हुआ। 3, 7, 11 ये काम त्रिकोण हुआ। और 4, 8, 12 ये मोक्ष त्रिकोण हुआ। तो हर त्रिकोण, नंबर 1, हर त्रिकोण के तत्व, एलिमेंट सेम होते हैं। हर त्रिकोण के एलिमेंट सेम होते हैं, इसलिए हर त्रिकोण एक दूसरे को आंतरिक रूप से सपोर्ट करता है। तो फर्स्ट हाउस को सपोर्ट कौन करता है सबसे ज्यादा? 1, 5, 9 ये तीनों आपस में सपोर्टिव होते हैं। वहां बुद्धि है फर्स्ट हाउस में। फिफ्थ हाउस उसकी ग्रास्पिंग कैपेसिटी है। नाइन्थ हाउस उसकी अपॉर्चुनिटी है कि बुद्धि कब कैसे क्या अपॉर्चुनिटी पाती है और उसका सही तरीके से प्रयोग करती है। ठीक है, तो हम लोग थे कि सेकेंड हाउस, जैसे एजुकेशन के लिए हम लोग देखते हैं तो इन सारे हाउसेस को देखें। और फिफ्थ हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिफ्थ हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी ग्रास्पिंग कैपेसिटी कम है या जिस रेशियो में है, आप कोई भी एजुकेशन ले लें, घर का लें, फॉर्मल लें, एमए की डिग्री कर लें, रिसर्च में चले जाएं, आपका लेवल एक बिलो एवरेज लेवल रहेगा। अगर आपकी ग्रास्पिंग कैपेसिटी और उसके प्रयोग करने की कैपेसिटी बिलो एवरेज है तो फिफ्थ हाउस को इसलिए विद्या का भाव बोलते हैं। तो धन भाव दूसरा भाव है, लेकिन क्या धन सिर्फ सेकेंड हाउस है? नहीं, धन कुंडली के हर भाव से अलग अलग तरह का धन आता है। फर्स्ट हाउस आपको क्या देता है? फर्स्ट हाउस आपको देता है गुड हेल्थ। फर्स्ट हाउस आपको अच्छा स्वास्थ्य देगा। फर्स्ट हाउस आपको आगे बढ़ने की, ग्रो करने की अंदर से इच्छा जगाएगा। इसीलिए फर्स्ट हाउस को कुंडली में कुछ भी देखना हो, कुंडली में कहीं भी कुछ देखना हो, फर्स्ट हाउस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट हाउस ही लगन है, फर्स्ट हाउस ही व्यक्ति है, फर्स्ट हाउस ही हम हैं या आप हैं। अगर फर्स्ट हाउस में ताकत नहीं है, फर्स्ट हाउस में इच्छा नहीं है, फर्स्ट हाउस में अगर कमजोरी है, तो बाकी कोई भी चीज कितनी अच्छी हो जाए वो उसको ग्रहण नहीं कर पाएगा, वो उसके लिए तैयार ही नहीं होगा। तो फर्स्ट हाउस गुड हेल्थ है, फर्स्ट हाउस ग्रो करने की का डिजायर है, आगे बढ़ने का डिजायर है। थर्ड हाउस क्या है? सेकेंड हाउस की तो बात हो गई, थर्ड हाउस क्या है? थर्ड हाउस हमारा स्किल सेट है। थर्ड हाउस हमारा स्किल सेट है। फोर्थ हाउस क्या है? फोर्थ हाउस मदर का हाउस है। फोर्थ हाउस है जहां पर हम अपने आप का, अपने मन का, अपनी आत्मा का केयर करते हैं।
दिस केयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद 5th हाउस क्या है? 4th हाउस क्या है? 4th हाउस मेंटल केयर हो गया, ये आपका घर भी हो गया, ये आपका घर भी हो गया। 5th हाउस क्या है? 5th हाउस आपका लव एंड आर्ट है। लव, जीवन का प्रेम, जीवन में अगर किसी भी तरह का प्रेम मिल रहा है, मानवीय प्रेम मिल रहा है या ईश्वरीय प्रेम मिल रहा है, जीवन में किसी भी तरह का प्रेम, ये 5th हाउस है। 5th हाउस जितना स्ट्रांग होगा, प्रेम जीवन में उतना ही ज्यादा, उतना ही बड़ा होगा। 6th हाउस आपको गुड जॉब देता है। 6th हाउस आपको गुड जॉब देता है, अच्छी नौकरी देता है और आपको शत्रु से बचाता है। आप शत्रु से बच गए, अच्छी नौकरी पा गए, आप रोग से बच गए, ये जीवन का बहुत बड़ा धन है। अब आइए 7th हाउस। 7th हाउस आपको अच्छा स्पाउस देगा। अगर जीवन में अच्छा स्पाउस नहीं मिला, अगर जीवन में अच्छा स्पाउस नहीं मिला, तो कहते हैं कि जीवन बिल्कुल नर्क के समान है। जीवन में अगर अच्छा स्पाउस नहीं मिला तो कहते हैं जीवन बिल्कुल नर्क के समान है। आपका स्पाउस, एक छोटी सी लाइन है, एक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, आधुनिक हिंदी, खड़ी बोली हिंदी जिसका आज हम लोग प्रयोग करते हैं, उसके सबसे पहले साहित्यकार वो माने जाते क्या है, थे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लाइन लिखी थी, एक कविता है उसकी, एक छोटी सी लाइन बता रहे हैं। तो इससे हम लोग स्पाउस के बारे बहुत क्लैरिटी आ जाएगी। थोड़ा सा हो सकता है कुछ लोगों को नहीं समझ में आए, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। टूट टाट घर टपकत खटियो टूट, माने घर टूटा हुआ है। टूट टाट, टाट मतलब जिसपे सोते हैं, खटिया। टूट टाट घर टपकत, घर टपक रहा है। खटियो टूट, खटिया भी टूटा हुआ है। पिया की बाह उसिसवा, पिया की बाह में अगर हम हैं, सुख की लूट। टूट टाट घर टपकत खटियो टूट, पिया की बाह उसिसवा, सुख की लूट। तो स्पाउस आपके जीवन में सारी विषम परिस्थितियों को इसी तरह हटा सकता है या आपके सुखमय जीवन में विषम परिस्थितियों को ला दे सकता है। तो 7th हाउस आपका स्पाउस है, वो वाला वेल्थ है। तो धन सिर्फ जीवन में पैसा नहीं है, इसको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। वो भी आप तभी कमा सकेंगे, कोई भी व्यक्ति तभी कमा सकेगा जब पहली चीज मानसिक शांति होगी, उसका दिमाग कम से कम एक टारगेट पे फिक्स हो सकेगा। अगर उसको पैसा ही कमाना है, सिर्फ पैसा कमाना जीवन में उसका उद्देश्य है, लेकिन जब तक उसका ये टारगेट पे वो फोकस नहीं हो पाएगा, तब तक ये काम नहीं कर पाएगा। और उस फोकस होने के लिए जरूरी है कि भाई उसके घर में शांति हो, उसका जो पार्टनर है जिसके साथ वो जीवन के तथाकथित सपने संजोता है या समझता है या देखता है, उसका सपोर्ट सिस्टम हो, अपना दिमाग शांत हो। 3rd हाउस से जो सिबलिंग आ रहे हैं, जो भाई बहन आ रहे हैं, उनका सपोर्ट मिल जाए और अच्छा। या 3rd हाउस हमारा सपोर्ट सिस्टम का भी है, वो मिल जाए, हमारा स्किल सेट अच्छा हो जाए। 8th हाउस हमारा हिडन ट्रेजर है। 8th हाउस हमारा हिडन ट्रेजर है, जो नहीं पता चलता है, जो आपके सामने नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपके जीवन में होता है। 9th हाउस आपके
फादर का धन है, आपके फादर हैं, आपके फादर का स्टेटस है, आपके गुरु का आशीर्वाद है, ईश्वर का आशीर्वाद है, आपके सामने जीवन में आने वाली अपॉर्चुनिटीज है, आपके सामने जीवन में आने वाली अपॉर्चुनिटीज है। 10th हाउस आपका कर्म है, 10th हाउस आपका कर्म है। 11th हाउस आपके कामनाओं की पूर्ति है, 11th हाउस भी स्किल सेट है। 3rd हाउस और 11th हाउस में फर्क ये है कि 3rd हाउस फिजिकल स्किल सेट है एंड 11th हाउस आपका मेंटल स्किल सेट है। 3rd हाउस और 11th हाउस में फर्क ये है। अब मैं स्क्रीन शेयर भी आप लोगों को करूं, ये शेयर हो रहा है क्या? 10th हाउस कर्म है, यहां से यश, सम्मान, सत्ता, प्रतिष्ठा, इसको सीट ऑफ पावर भी बोलते हैं। 10th हाउस इज अ सीट ऑफ पावर, ये सत्ता का स्थान है, ये शक्ति का स्थान है। आप सबको याद होगा कि केंद्र स्थान कौन कौन से हैं? ये 1, 4, 7, 10, 1, 4, 7, 10, इनको केंद्र भाव बोलते हैं। केंद्र भाव कुंडली के सबसे बली भाव होते हैं और इनमें 10th हाउस सबसे ज्यादा बली होता है। हम लोग लगन की बात नहीं कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम लगन तो लगन है, वो केंद्र भी है, त्रिकोण भी है। इसलिए जब हम लोग बोलते हैं कि केंद्र भाव में सबसे बली दशम भाव है, तो हम लोग तुलना कर रहे हैं 4, 7 एंड 10 में। जब हम लोग बोलते हैं कि त्रिकोण में सबसे शुभ 9th है, तो हम लोग तुलना कर रहे हैं 5th और 9th में। लगन तो चूंकि केंद्र भी है, त्रिकोण भी है, इसलिए उसमें शक्ति भी है और उसमें शुभता भी है। 11th हाउस क्या वेल्थ लेके आएगा? 11th हाउस हमारे जीवन का गेन है, हमारे इच्छाओं की पूर्ति है। हम सब कुछ कर लिए जीवन में, हमारी मनोकामनाएं ही पूरी नहीं हुई, हमारी इच्छाएं ही पूरी नहीं हुई, तो फिर फायदा क्या? कृष्ण जी ने तो बताया गीता में कि भाई कर्म करो, फल की चिंता नहीं करो। लेकिन हम जैसे जो मानव है, इसको पढ़ते जरूर है, लेकिन बिना फल की चिंता किए, बिना फल की इच्छा किए हम एक कर्म भी नहीं करते हैं। उन्होंने 3 शब्द का प्रयोग किया है गीता में, कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म, अकर्म और विकर्म। तो हम लोग कर्म के लेवल में ही फंसे हुए हैं, और वो भी इच्छा वाले कर्म के लेवल में। 12th हाउस हमारा फॉरेन गेन है, विदेश से मिलने वाला लाभ है। तो कुंडली का हर भाव हमें कुछ ना कुछ दे रहा है, और सभी चीजों का जब सम्मिलित रूप बनता है, तो ही हमारा जीवन समृद्ध होता है। सभी चीजों का जब सम्मिलित रूप बनता है, एक बैलेंस्ड फॉर्म में आता है, और सभी चीजें आती हैं, तभी वो मिलके एक हमारे जीवन को वेल्दी बनाती हैं, हमारे जीवन में भाग्य लाती हैं, हमारे जीवन को सौभाग्यशाली बनाती है। तो कुंडली का हर भाव कुछ ना कुछ दे रहा है, इसको समझने की जरूरत है। हर प्लैनेट कुछ ना कुछ जीवन में दे रहा है। हर प्लैनेट भी किसी न किसी तरह का वेल्थ दे रहा है, या उसको बनाने में, उसको समझने में, उसको एक्वायर करने में, उसको एक्युमुलेट करने में, उसको भोग करने में कुछ ना कुछ सहयोग कर रहा है। इसलिए सबसे जरूरी है कि हम लोग भावों को समझें, पहले भाव को समझें और प्लैनेट को समझें। इसके बाद एक और चार्ट है, हम लोग उस पर बात करेंगे कि वेल्थ प्लांट। अब अगर हम लोगों ने उसको समझा कि वो क्या है,
इसके पहले वाला जो चार्ट था हम लोगों ने उसको समझा कि वहां पर किस हाउस से क्या आ रहा है। अब हम लोग धन को एक वृक्ष की तरह समझें कि धन का वृक्ष कैसे लगता है और कैसे वो बड़ा होता है, कैसे उसमें पत्ते आते हैं, कैसे उसमें रसदार फल आते हैं और कैसे वो वृक्ष हरा भरा समृद्ध होता है। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए? सबसे पहले हमको क्या चाहिए? गुड क्वालिटी सीड चाहिए, अच्छे उन्नत किस्म का, अच्छे किस्म का हमको बीज चाहिए। उसके बाद हमको प्रॉपर एक वातावरण चाहिए, एटमॉस्फेयर चाहिए, जहां हम पहले डिसाइड करें कि उस बीज को हम लगा सकते हैं। कि भाई अगर मैंने एक सेव का बीज लिया, पता नहीं बीज लगता है, पेड़ लगता है, पेड़ लगता है, शायद बीज ही से पैदा होता है। तो सेव का पेड़ अगर लगाना है तो पहले हम डिसाइड करेंगे कि इसको हम हिमाचल में लगाएं या यूपी में लगाएं या कहाँ लगाएं। तो एटमॉस्फेयर को हम तय करते हैं। ये एटमॉस्फेयर कौन बनाता है? ये सेकंड हाउस बनाता है, जहां आपके संस्कार जन्म लेते हैं, जहां आपके संस्कार जन्म लेते हैं। संस्कार अगर अच्छे हैं, आपकी सोच अच्छी है, आपकी सोच पॉजिटिव है, आपकी सोच अच्छी है, आपकी सोच पॉजिटिव है, तो वो बीज के अच्छे होने की संभावना वहीं पे बढ़ गई। थर्ड हाउस क्या है? थर्ड हाउस सॉइल है, मिट्टी है, कि अब उस बीज को हम रोपेंगे कहां पर। ये हमारा सपोर्ट सिस्टम था, ये हमारा सपोर्ट सिस्टम था, ये हमारा स्किल सेट था। उसके बाद समय समय पर उसको हम देखभाल करेंगे, उसका केयर करेंगे। फिर फिफ्थ हाउस क्या है? प्रेम है। हम उसको जल से सींचेंगे, हम उसको प्रॉपर जल से सींचेंगे, समय समय पर पानी देंगे, उसका केयर करेंगे। उसके बाद सिक्स्थ हाउस रोग, शत्रु, ये इंसेक्ट्स है, पेस्ट कंट्रोल है। इंसेक्ट आएंगे, रोग आएंगे, शत्रु आएंगे, पेस्ट कंट्रोल करेंगे। अब ये बात हम लोग कर रहे हैं वेल्थ प्लांट की, वेल्थ प्लांट की, कि धन का वृक्ष कैसे बड़ा होगा। ये एक सिमिली है जिसको हम लोग वेल्थ को एज ए प्लांट देख के हम लोग उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। सेवेंथ हाउस उसका ग्रोथ है और मैनेजमेंट है। ये क्या है? ये गृहस्थी का भाव है, मैनेजमेंट है। यहां पर ग्रोथ होता है, एक से आदमी एक से दो होता है, फिर दो से और बढ़ता है, यहां चीजें मैनेज होती हैं। एर्थ हाउस क्या है? किसी को नहीं पता, क्लाइमेट कब बदल जाए, कब सूखा आ जाए, कब बाढ़ आ जाए, नहीं बताया जा सकता। तो हमको इससे भी निपटने की तैयारी रखनी है। जब हम धन का पौधा लगाएंगे तो जीवन में कभी भी हम कोई कंपनी खोलेंगे, कुछ भी अनटुवर्ड सिचुएशंस आ सकता है। कंपनी छोड़िए, हम अगर ऐसे भी नौकरी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जीवन में कुछ भी अनटुवर्ड सिचुएशंस आ सकता है, उसके लिए हमको तैयार रहना होगा। ये एर्थ हाउस अचानक से घटित होने वाला भाव है। कोई चीज अचानक से घटित हो गई, क्लाइमेट कभी भी बदल सकता है, सूखा कभी भी पड़ सकता है, बाढ़ कभी भी आ सकती है, नहीं पता। नाइन्थ हाउस गुड फर्टिलाइजर है। फर्टिलाइज करना क्या है? आपको अवसर देना, वैसी अपॉर्चुनिटीज जहां पे आप अपने आप को फर्दर ग्रो करा सकिए।
10th हाउस इज टाइमली एक्शन। जीवन में समय से एक्शन लेना बहुत जरूरी है। जीवन में समय से एक्शन लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो जो कहावत है अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आपने एक्शन लिया लेकिन टाइम बीत गया था, कोई फायदा नहीं। तो टाइमली एक्शन जितना जरूरी है उतना ही जरूरी जीवन में हार्ड वर्क है। 11th हाउस इज योर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। जरूरी नहीं है कि आपको मिल ही जाए, जैसा लाभ आप सोच रहे हैं वैसा लाभ जीवन में मिल ही जाए, ये कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद 12th हाउस, जीवन में ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई प्रॉफिट ही नहीं मिला, या किसी भी कारण से, किसी अनफोर्सीन रीजन से आपको लॉस हो गया। तो वेल्थ प्लांट को लगाते समय, सोचते समय, हम नौकरी कर रहे हैं, हम जॉब कर रहे हैं, हम कोई छोटा सा अपना राशन की दुकान खोल रहे हैं, हम राशन की दुकान खोल रहे हैं, हम कोई बड़ा बिजनेस ओपन कर रहे हैं, हम कोई शोरूम खोल रहे हैं, हमको सारी चीजों को देखने समझने की जरूरत है। इन टोटलिटी, इस सिनेरियो को जब तक हम नहीं समझेंगे, जब तक नहीं जानेंगे, तब तक उस वेल्थ प्लांट को सही तरीके से ग्रो नहीं करा पाएंगे। यहां तक कंसेप्चुअल लेवल पे समझने में कोई परेशानी है किसी की, या कोई बात पूछना है तो हम लोग बात करें। अच्छा, चेंज, जया ने लिखा वेदर होता है, क्लाइमेट फिक्स रहता है। बाबू वो तुम तो साइंस पढ़ती हो, हम साइंस उतना पढ़े नहीं है, तो क्लाइमेट और वेदर का जो बड़ा माइन्यूट डिफरेंस है उनको नहीं पता, लेकिन शायद कम्युनिकेट हो गया कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तुम टेक्निकली तुम सही बोल रही हो, क्लाइमेट और वेदर में कुछ फर्क होता है, ठीक है। मैं इसको अब क्लियर कर लूंगा कि आगे से मैं सही बोल। तो ये भाव को लेकर थोड़ी सी क्लैरिटी हम लोगों को ही, एक वेल्थ का प्लांट जो लगेगा उसको लेकर एक समझ पाए हम लोग कि जीवन में क्या क्या चीजें चाहिए। अब अगर हम लोग प्लैनेट की बात करें तो मरकरी, जैसे मैंने अभी कहा, दीपक जी ने पूछा दिशाओं के बारे, तो मैंने कहा कि भाई मरकरी बुध की दिशा उत्तर दिशा है, और उस दिशा के देवता कौन है? कुबेर है, ठीक है। तो कुबेर का खजाना वहां पर है। लक्ष्मी जी का आगमन किधर से होगा? उत्तर दिशा से होगा, ठीक। लेकिन लक्ष्मी जी का आगमन कहाँ होगा? किसी के घर में होगा, राइट। लक्ष्मी जी का आगमन की बात हम लोग कहाँ कर रहे हैं? किसी के घर में आगमन की बात कर रहे हैं। अब वो व्यक्ति अगर लक्ष्मी जी को नहीं आने दे, तो लक्ष्मी जी जबरदस्ती तो उसके घर में आएंगी नहीं। बहुत सिंपल सा चीज है। बुध क्या है? बुध हमारी बुद्धि है। बुध क्या है? बुध हमारी बुद्धि है। अब बुद्धि तो अच्छी भी हो सकती है, बुद्धि खराब भी हो सकती है, बुद्धि कभी भ्रमित भी हो सकती है, बुद्धि कभी क्रुद्ध भी हो जाती है, क्रोध में भी आ जाती है। प्लस एक तो ये हुआ, दूसरा बिना कर्म किए तो लक्ष्मी जी आएंगी नहीं। कल हम लोगों ने जो सीखा था या जाना था, श्रम और श्रीम, बिना कर्म किए लक्ष्मी जी का आगमन नहीं होगा। कर्म कौन करेगा? कर्म करेंगे हमारे हाथ, हमारे पांव। उनको आदेश कौन देगा? हमारा दिमाग, हमारी बुद्धि।
बुद्धि मतलब बुद्ध, लेकिन बुद्धि सही फैसला लेगी या नहीं लेगी, बुद्धि में विवेक है या नहीं है। बुद्धि और विवेक बड़ा माइन्यूट डिफरेंस वाला टर्म है, हालांकि यूजुअली लोग साथ यूज करता है कि बुद्धि विवेक, बुद्धि विवेक, ये बड़ा माइन्यूट डिफरेंस वाला टर्म है। विवेक वो चीज है या वो चेतना है जो सही और गलत में, जो सही और गलत में डिफरेंस क्रिएट करती है। बुद्धि वो चीज है जो किसी भी काम को एप्लीकेशन में बदलती है। आप एक अच्छा ऐप ऐसा भी बना सकते हैं जिससे कि लोगों को सहूलियत हो। आप एक ऐप ऐसा भी बना सकते हैं कि दूसरों के बैंक अकाउंट का पैसा आपके अकाउंट में आ जाए। ये इस डिफरेंस को, ये बुद्धि कुछ भी कर सकती है, ये चीजों को अप्लाई करती है, ये जो लर्न करती है उसको अप्लाई करती है, अप्लाई करना जानती है। लेकिन एप्लीकेशन कैसे हो, एप्लीकेशन अच्छे तरीके से हो, पॉजिटिव वे में हो, लोगों के हित में हो, अपने हित में हो, इसको कौन डिसाइड करेगा? इसको गुरु डिसाइड करेंगे। अब गुरु की दिशा क्या है? गुरु की दिशा है ईशान कोण। ईशान कोण मतलब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ईशान कौन हुए? भगवान शिव का नाम है ईशान। भगवान शिव का एक स्वरूप है जिसको सबसे ज्ञानी स्वरूप माना गया है, सबसे शुद्ध स्वरूप माना गया है। इसीलिए ईशान कोण में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मंदिर बनता है, वहां से थॉट्स की क्लैरिटी आती है, वहां आप अपनी परेशानियों को खत्म करते हैं, मंदिर में अपने आप को समर्पित करते हैं। अगर किसी तरह की परेशानी में आप हो, आप जाके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बैठे हैं, वहां थोड़ी देर ध्यान करें या आंख बंद करके बैठें, या किसी उधेड़ बुन में हो वहां पर बैठकर कोई फैसला लें, आप किसी डिसीजन पे पहुंचे, वो डिसीजन आपके लिए बड़ा अच्छा होगा। ईशान कोण फ्रेश थॉट्स के आने की दिशा है। ईशान कोण फ्रेश थॉट्स के आने की दिशा है। तो लक्ष्मी जी आएंगी उत्तर दिशा से, लेकिन उत्तर दिशा का द्वार खोलेगा कौन? जब तक आपके विचार शुद्ध नहीं आएंगे, आपके विचार ऐसे नहीं होंगे कि मैं उत्तर दिशा का द्वार खोलूं। बहुत बार हम लोग प्रयोग भी करते हैं, जीवन में बोलते भी हैं कि इसके तो दरवाजे से आकर मौका चला गया, ये मौका चूक गया। तो मौका क्यों चूका? बुद्धि ने उस समय सही फैसला नहीं लिया। बुद्धि तो उस मौके के पहले भी उसके पास उतनी ही थी, उसके बाद भी उतनी ही है। ठीक है? तो हर ग्रह, कहने का मतलब कि हर ग्रह जीवन में किसी न किसी चीज को लेके, या कहें कि हर चीज को लेके कुछ ना कुछ रोल निभाता है। किसी चीज में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है। किसी पर्टिकुलर चीज में किसी प्लैनेट का रोल, किसी ग्रह का रोल ज्यादा होता है, किसी ग्रह का रोल कम होता है। अब जैसे किसी को युद्ध लड़ने जाना है, यहां पर तलवार लेके युद्ध लड़ने जाना है, यहां पे किस ग्रह की भूमिका सबसे ज्यादा है? मंगल की। लेकिन अगर वो आदमी अपनी बुद्धि को घर पे रख के चला जाए,
तो वो युद्ध लड़ पाएगा या जीत पाएगा? क्या उसको युद्ध के समय बुद्धि नहीं चाहिए कि हम क्या रणनीति बनाए? क्या उसको ज्ञान नहीं चाहिए कि चक्रव्यूह कैसे बनता है? क्या उसको ये ज्ञान नहीं चाहिए कि चक्रव्यूह कैसे बनता है, या और भी कोई व्यूह या तरह तरह के अस्त्र शस्त्र का ज्ञान नहीं चाहिए? उसको अप्लाई कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, किस तरफ से करना है, शत्रु को घेरना है, क्या ये बुद्धि उस समय नहीं चाहिए? ऑफ कोर्स मंगल की भूमिका युद्ध क्षेत्र में बहुत ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी प्लैनेट वहां पर कोई काम नहीं कर रहे हैं। सब प्लैनेट, सारे ग्रह अपनी अपनी भूमिका में लगे हुए हैं। सारे ग्रह अपनी अपनी भूमिका में लगे हुए हैं। जब हम धन की बात करते हैं तो बुध, गुरु, शुक्र, सूर्य, ये 3 ग्रह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बुध, गुरु, सूर्य और शुक्र, इसकी डिटेल चर्चा हम लोग आगे के क्लास में करेंगे। और फिर यहीं से सूत्र निकलेगा कि कुंडली में चीजों को, धन की स्थिति को कैसे देखें, या बुध अगर अच्छा होना चाहिए तो बुध अच्छे होने के लक्षण क्या क्या हैं, बुध अच्छे होने की स्थितियां क्या क्या हैं। अगर गुरु अच्छे चाहिए तो गुरु किन अवस्थाओं में, किन स्थितियों में अच्छे होंगे। जैसे बुध के अच्छे होने का एक लक्षण है, या अगर कुंडली में बुध शुक्र के पीछे है, शुक्र के पीछे मतलब कि मान लीजिए बुध 4th हाउस में है और शुक्र 5th हाउस में है, तो ये स्थिति अच्छी है, बुध मजबूत है। अगर शुक्र के आगे बुध हो जाता है, मान लीजिए 4th हाउस में शुक्र है और 5th हाउस में बुध आ गया, तो ये बुध थोड़ा कमजोर हो जाता है। अब इसका रीजन क्या हो सकता है? शुक्र क्या है? शुक्र ऐश्वर्य है, शुक्र भोग है, शुक्र धन है, संपत्ति है, विलास है। नटशल में कहें तो शुक्र भोग है। ये हम लोग सब बात जो कर रहे हैं, हम लोग जैसे जीवों के लिए कर रहे हैं, जो धन से परे हैं, जिनके लिए धन कोई मायने नहीं रखता है, ये हम लोग उनके कुंडलियों की बात नहीं कर रहे हैं या उनके जीवन की बात नहीं कर रहे हैं। जिन्होंने संन्यास ले लिया, हम लोग उनके जीवन की भी बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग उन आम जनों की बात कर रहे हैं जिनके जीवन में धन का बहुत ज्यादा मतलब है। अब हमारी बुद्धि के आगे वो एक क्या होता है, जब गधे के आगे आप एक गाजर या कुछ क्या लटका देते हैं और उसके पीछे वो दौड़ते रहता है, और जितना दौड़ेगा उसके गाजर भी उतना आगे जाएगा। अंग्रेजी में कोई कहावत है। तो अब यहां क्या है, बुद्धि के आगे ऐश्वर्य और भोग है, बुध के आगे शुक्र है, तो बुद्धि यहां पे बड़ा तेज काम करती है। उसको शुक्र को पाना है।
अब शुक्र को पाने के लिए क्या है? शुक्र को पाने के लिए भाई वैभव कैसे आएगा, ऐश्वर्य कैसे आएगा? उसके लिए तो पैसा चाहिए। हमको अच्छी गाड़ी चाहिए, हमको अच्छा मकान चाहिए, अच्छा घूमना चाहिए, अच्छी पत्नी चाहिए, तो उसके लिए पैसा चाहिए। पैसा चाहिए तो बुद्धि पैसे को जनरेट करने में, पैसे को क्रिएट करने में, पैसे को लाने में लग जाएगा। लेकिन अगर ईश्वर ने शुक्र के आगे बुद्ध को रख दिया, शुक्र को पीछे रख दिया, तो बुद्धि के आगे, मैं सिर्फ अभी धन के मामले की बात कर रहा हूं, बाकी मामले की नहीं कर रहा हूं, ठीक है? बुद्धि के आगे कोई ऐसा ललचाने वाली चीज ही नहीं है, कोई ऐसी ललचाने वाली चीज ही नहीं है। तो वो दौड़ किसके पीछे लगाएगा? तो बुध, अब शुक्र पीछे है, उसको पीछे तो दिख नहीं रहा है बेचारे को, या उसको लगा कि चलो भाई माया तो अब पीछे छूट गई, माया तो अब पीछे छूट गई, भोग तो मुझसे पीछे छूट गया, तो मैं अब किसके पीछे दौड़ू? तो बुध थोड़ा शिथिल हो गया, कमजोर हो गया। मतलब अब वो धन को जनरेट करने के लिए, धन को दुगुना तिगुना चौगुना करने के लिए उतना ज्यादा एक्टिव नहीं रह गया, राइट? तो इसी तरह हम लोग एक एक प्लैनेट का ये करेंगे। अभी मैं एक बार दोबारा पीपीटी शेयर करता हूं। ये सन जो है, सन हमारा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। ये सन को अल्टीमेट वेल्थ गिवर कहा गया है। सूर्य को सूर्य नारायण भगवान कहते हैं। ये नारायण भगवान विष्णु के ही रूप हैं। सूर्य देव विष्णु के ही रूप हैं, इसीलिए ये सूर्य नारायण भगवान है। विष्णु ही हमारा पालन करते हैं, सूर्य ही हमारा पालन करते हैं। सूर्य की एनर्जी है, सूर्य की रोशनी है, सूर्य की ऊष्मा है, सूर्य की ऊर्जा है, उसी से ये पृथ्वी संचालित हो रही है, सारे ग्रह संचालित हो रहे हैं। मून चंद्रमा पाथ ऑफ मनी बताता है। ये लिक्विडिटी ऑफ कैश है। चंद्रमा वाटर एलिमेंट का प्लैनेट है, ग्रह है, जल तत्व का ग्रह है। चंद्रमा को कैश फ्लो, लिक्विडिटी ऑफ कैश कहा जाता है। इसीलिए वास्तु में कहा जाता है कि घर में नल का पानी बर्बाद नहीं होना चाहिए, कोई नल टपकता हुआ नहीं होना चाहिए, कोई नल टपकता हुआ नहीं होना चाहिए, नल से पानी बर्बाद नहीं होना चाहिए। नॉर्थ डायरेक्शन में या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में पानी का कोई फ्लोइंग सोर्स रखना चाहिए, पानी का कोई फ्लोइंग सोर्स रखना चाहिए। जैसे कोई फाउंटेन आपने छोटा सा लगा दिया, उसमें अपना पानी चल रहा है। मरकरी स्किल है, एक्सपर्टीज टू ग्रो वेल्थ, एक्सपर्टीज टू ग्रो वेल्थ। इट इज मरकरी इज लर्निंग, अर्निंग फ्रॉम लर्निंग। मरकरी अर्निंग फ्रॉम लर्निंग, ये फर्टिलाइजर का काम करता है। जुपिटर गुड क्वालिटी सीड है, और क्वालिटी ऑफ फूड्स, कैसा बनेगा, कैसा मिलेगा, कैसा बनेगा फल, कैसा मिलेगा फल, रसदार होगा, खट्टा होगा, ये जुपिटर बताता है। वीनस केयरिंग है, वीनस केयरिंग है। मार्स डिसिप्लिन को बताता है कि आपको टाइमली काम करना है, समय पर खेत जोतना है, मिट्टी को कोड़ना है, समय समय पर हार्ड वर्क करना है। ये मार्स मिट्टी भी है। सैटर्न डिजीज है, पेस्ट कंट्रोल है, खरपतवार जो गंदगी फसल के बीच में उग जाती है उसको खरपतवार बोलते हैं, तो सैटर्न वो है। राहु इज धन के मामले में
स्ट्रैटेजी और प्लानिंग है, अगर राहु अच्छा है तो। अगर राहु खराब है, राहु खराब कैसे है ये भी हम लोग आगे देखेंगे। अगर राहु खराब है तो वही राहु उसी स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग से लोगों से ठगी का धंधा करवाता है कि 10 लगाओ और 2 महीने में 100 पाओ। ये भी राहु ही करवाता है, दूसरे को ठगने का काम। उसके लिए भी स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग चाहिए, बल्कि उसके लिए ज्यादा बड़ी और ज्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग चाहिए। ये भी राहु करवाता है जब राहु कुंडली में अच्छा नहीं होता है। केतु क्लाइमेट है, ये अचानक से हो जाने वाली घटनाएं हैं जीवन की, वेल्थ को लेके। हम लोग एक आज तो अब ये हो नहीं पाएगा, एक छोटा सा ओवरव्यू हम लोग ले लें कि कौन कौन से हाउसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं धन के दृष्टिकोण से। फर्स्ट हाउस लगन है, ये हर चीज में इंपॉर्टेंट है। सेकंड हाउस धन भाव है, हम लोगों ने जान लिया। थर्ड हाउस सेकंड का सेकंड है। आप लोग अगर कोई इसको उतार लिए या फोटो ले लिए तो मैं इसको हटाता हूं। थर्ड हाउस सेकंड का सेकंड है। कुछ लोग अभी बेसिक एस्ट्रोलॉजी से आए हैं, कुछ लोग आर्ट ऑफ प्रेडिक्शन से हैं। कुछ लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर होगा भवात भावम का। भवात भावम न्याय सूत्र एक कंसेप्ट है ज्योतिष में, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। किसी भी नंबर के भाव के फल को अगर जानना है तो उस भाव से उतना ही नंबर आगे गिनिए। जैसे 5th हाउस के फल को अगर जानना है तो 5th हाउस से 5 और गिनेंगे। 5th हाउस से 5 और गिनेंगे, हम कहां पर पहुंचेंगे? 9th हाउस पर पहुंचेंगे। क्या दिक्कत है बताइए भारती जी? सर बात ही नहीं समझ में आई, फिर से नहीं, ये सिर्फ नंबर गेम है। आप सिर्फ नंबर गिनिए। 5वां भाव हुआ, ठीक है, 5th हाउस। अब वहां से 5 नंबर हुआ, 5th हाउस मैंने 5 नंबर। अब वहां से फिर आप 5 गिनिए, देखिए किस हाउस पे पहुंचते हैं? 9th हाउस पे। ठीक है, 9th हाउस पे। अब 4th हाउस हुआ, अगर हमको 4th हाउस का फल देखना है तो हम 4th हाउस से 4 और गिनेंगे, देखिए कहां पहुंचते हैं? 7th में। 7th पे, ठीक है। वैसे ही 3rd हाउस का फल हमको देखना है। 3rd हाउस से कितना गिनेंगे बताइए? 3 गिनेंगे। 3rd हाउस से 3 गिनेंगे। ओके, 3rd हाउस से 3 गिनेंगे, कहां पहुंचेंगे? 5th हाउस में। 5th हाउस में। 5th हाउस, वेरी गुड। 2nd हाउस का अगर हमको गिनना है, 2nd हाउस का फल देखना है तो 2nd हाउस से कितना गिनेंगे? 2 गिनेंगे, कहां पहुंचेंगे? बोलिए। 3rd हाउस। इसको भवात भावम, मतलब भाव से भाव तक, भवात भावम न्याय सूत्र बोलते हैं, ठीक है। तो किसी भी भाव के पूर्ण फल को देखने के लिए उस भाव से, वहां से जो अगला भाव आता है उसको भी देखना जरूरी होता है। तो 2nd हाउस धन भाव है, उसके फल को देखने के लिए हमको 3rd हाउस भी देखना होगा। उसके बाद 6th हाउस जो कि जॉब का हाउस है, जो कि कंपटीशन का हाउस है, जो कि जॉब का हाउस है, कंपटीशन का हाउस है, आपके कर्जे का हाउस है, शत्रु का हाउस है। जब भी आप कोई काम करेंगे, आप नौकरी करें, आप व्यापार करें, आप अपना बिजनेस करें, आप किसी बिजनेस के साझेदार हों, इन सारी चीजों से आपको गुजरना पड़ेगा। 7th हाउस आपके पार्टनरशिप का हाउस है, उसको छोड़ दीजिए अभी। 7th हाउस हमारे डे टू डे इनकम का हाउस है।
7th हाउस डे टू डे इनकम का हाउस है। 10th हाउस हमारे कर्म का भाव है। 10th हाउस हमारे कर्म का भाव है और 11th हाउस हमारे गेन का हाउस है। अब इसके अलावा मैंने सब कुछ कर लिया, मुझे संस्कार अच्छे मिले, मैंने स्किल सेट डेवलप कर लिया, मैंने शत्रुओं पर विजय पा लिया, मैं कंपटीशन जीत गया, मेरे पार्टनर अच्छे मुझे मिले, मैं डे टू डे इनकम अच्छा करने लगा, मैं कर्म भी बहुत अच्छा कर रहा हूं, मैं सीक्वेंस में मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं कर्म भी बहुत अच्छा कर रहा हूं, लेकिन क्या फाइनल डेस्टिनेशन 11th हाउस मुझे मिल ही जाएगा अच्छे तरीके से? ये डिपेंड करता है बहुत कुछ 9th हाउस पर। ये डिपेंड करता है बहुत कुछ 9th हाउस पर कि हमारा भाग्य कैसा है, नंबर 1। नंबर 2, बहुत लोग ऐसे होते हैं जीवन में जो क्वालिफाइड होते हैं, अच्छे क्वालिफाइड होते हैं, मेहनत भी करना चाहते हैं, लेकिन उनको अपनी प्रतिभा दिखाने का, मेहनत करने का अवसर ही नहीं मिल पाता है। अब ऐसे में वो क्या करेंगे? ना उनके पास इतना पैसा है कि वो कोई प्लांट लगा सकें, कोई अपना काम कर सकें, ना उनको किसी भी कारण से XYZ रीजन कोई नौकरी मिल पा रही है। उनके पास क्षमता है, उनके पास विद्या है, उनके पास सारी संभावनाएं हैं, लेकिन जीवन में आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिल रहा है। तो 9th हाउस इज दैट अवसर, वो अपॉर्चुनिटी। 3, 6, 10, 11, 3, 6, 10, 11 इन 4 हाउसेस का जो सेट है, इसको उपचय भाव बोलते हैं। ये सब लोगों को याद होगा, इनको उपचय भाव बोलते हैं। उपचय मतलब एनाबोलिज्म, किसी चीज का बनना, वृद्धि होना, उपचय। और इसका अपोजिट वर्ड है अपचय, जिसको कैटाबोलिज्म बोलते हैं, और दोनों को मिलाकर जो शब्द बनता है उपापचय, जिसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म मतलब चीज का बनना भी, उससे निकलना भी, ठीक है। तो एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म मिला के मेटाबॉलिज्म होता है। तो ये उपचय भाव है, वृद्धि का भाव है, बनने का भाव है। उपचय भाव क्या है, ये कैसे काम करता है, प्लस बाकी प्लैनेट्स कैसे काम करेंगे, प्लैनेट्स को किस तरह से देखना है, समझना है। हम लोग पहले प्लैनेट्स के धन के मामले में प्लैनेट्स के बेसिक नियम, बेसिक कंसेप्ट, उनके बेसिक टेंडेंसीज को समझेंगे। सूत्र बताना बड़ा आसान है। इंटरनेट पे, गूगल पे कोई भी आदमी टाइप करेगा कि धन पाने के सूत्र क्या है, बड़े अच्छे तरीके से मिल जाएगा। सेकेंड हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में बैठ जाए, सेकेंड हाउस का लॉर्ड 9th हाउस के साथ हो, 2, 5, 9 का संबंध बन जाए, 2, 5, 10 का संबंध बन जाए, बड़ा अच्छे से मिल जाएगा। लेकिन जब तक लॉजिक नहीं समझेंगे, जब तक टेंडेंसीज को, प्लैनेट की टेंडेंसीज को नहीं समझेंगे, तब तक हम लोग फाइनल और फाइनर कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाएंगे, ना उन इक्वेशंस को सही तरीके से समझ पाएंगे। तो आज की क्लास यहीं तक, हम लोग अगले कक्षा में मिलेंगे। कुछ बात करनी है अगर तो हम लोग बात करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ अपने नोट्स कुछ मैं डालूं, जिससे कि आप लोगों को आसानी हो जब अगले क्लास में हम लोग फिर मिलें। हाँ दीपक जी। सर, आपने बताया शुक्र जो है वो आगे होना चाहिए, तो कंबस्ट में क्या वो भी आगे आएगा अपना सब्जेक्ट में? क्या कंबस्ट
कंबस्ट होगा तो कंबस्ट होने का मतलब है कि कोई भी प्लैनेट सूर्य के बहुत नजदीक आ गया। कोई भी प्लैनेट जब सूर्य के बहुत नजदीक आ जाता है या एक सर्टेन रेंज में आ जाता है तो वो प्लैनेट कंबस्ट हो जाता है। इसका बुध से, इसका कंबशन का शुक्र और बुध के रिलेशन से कोई लेना देना नहीं है। कंबशन का रिलेशन किसी भी प्लैनेट का विथ रिस्पेक्ट टू सन लेना देना है। तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा, रिजल्ट अच्छा मिलेगा। बाकी भी बुध कुंडली में अच्छा है या नहीं है, या गुरु अच्छे हैं या नहीं है, या कैसे वो खराब हो जाते हैं किन परिस्थितियों में, इसकी चर्चा हम लोग धीरे धीरे करेंगे। हाँ प्रियंका जी। सर कभी ऐसा भी होता है कि किसी की कुंडली में धन योग ना हो इतना अच्छा और उसकी जिंदगी में बहुत सारा धन हो, क्योंकि कई बार कुंडली बहुत कुछ बताती है पर उसके ऑपोजिट होता है। मैंने कई बार देखा है, कुछ बताते हैं लोग। धन योग, योग क्या मानती हैं? नहीं, जैसे हम लोग तो हाउसेस की बात कर रहे हैं ना सर, जैसे सेकंड एंड अगर 11 की अगर बात करें। अगर अगर किसी कुंडली में, अगर किसी कुंडली में मरकरी बहुत अच्छा है और शुक्र बहुत अच्छा है और सूर्य बहुत अच्छा है, हम यूजुअली जिस योग की बात करते हैं, हम जिस योग की बात करते हैं कि भाई कि 2 और 5 का कॉम्बिनेशन हो गया या 5 और 10 का कॉम्बिनेशन हो गया, इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए। धन अगर कुंडली में शुक्र अच्छा है, मरकरी अच्छा है, वीनस अच्छा है, वीनस को भी छोड़िए, जुपिटर अच्छे हैं और वीनस अच्छा है, ये 4 ग्रह अगर अच्छे हैं तो धन बहुत आएगा जीवन में। आपने आज जो हम लोगों ने आर्ट ऑफ प्रेडिक्शन में कुंडली डिस्कस किया था, हम लोग शायद 2 ही कुंडली डिस्कस किए, दोनों कुंडली बहुत धनवान लोगों की है, उसमें चारों प्लैनेट बहुत अच्छी स्थिति में है। भले ही मान लीजिए वो दशम पंचम का योग नहीं बन रहा हो, तो उसमें लक्ष्मी नारायण योग बन गया और बेहतर, वो तो और बेहतर हो गया। उसमें दूसरे और मान लीजिए सेकेंड 2, 1 और 11 इन तीनों का कॉम्बिनेशन हो गया तो धन के लिहाज से और अच्छा हो गया। बट अगर इन सारे कॉम्बिनेशंस को 1 मिनट के लिए हम छोड़ दें, सिर्फ अगर हम इक्वेशंस की बात करें तो सूर्य अच्छा है, सन अच्छे हैं, मरकरी अच्छे हैं, गुरु अच्छे हैं, शुक्र अच्छे हैं, धन व्यक्ति को मिलना ही मिलना है। धन आपको प्लैनेट दे रहे हैं, धन प्लैनेट देते हैं, वो इक्वेशंस जो बन रहा है वो सेकेंडरी चीज है। अगर मान लीजिए वो इक्वेशन बन गया, लेकिन राहु के तो एक्सिस पे बना, क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। सर एक और चीज कहते हैं, आज कोई नई चीज एक्चुअली में पढ़ रही थी किसी का पेज, कहते हैं कि सर इससे अलावा है तो धन का ही है क्वेश्चन, कहते हैं कि पर्स में मृत लोगों की फोटो नहीं रखनी चाहिए, मतलब उससे धन आने में कमी होती है। मैंने कहा आज धन की क्लास है तो पूछ लो, वो पेज में पढ़ रही। सर ऐसा होता है क्या? अब देखिए, ये सब बहुत तरह तरह का कंसेप्ट है, बहुत तरह तरह की बातें हैं, बहुत तरह तरह की चीजें हैं। ऐसा कहीं कोई ज्योतिष के क्लासिक्स में कहीं लिखा हुआ नहीं है, ना आज तक मुझे मिला है। अब ज्योतिष के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी मान्यताएं हैं, बहुत सारी विद्याएं हैं, बहुत सारी विधाएं हैं। तो अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह की फिलॉसफीज है। तो मैं क्वेश्चन ये है कि लाइक हम लोग अपने पेरेंट्स की, मतलब जैसे पापा नहीं है मेरे, तो मैं हमेशा फोटो रखती हूँ, तो मतलब कभी ऐसे धन की कमी नहीं हुई, कभी टच आज तक नहीं हुई। बट वो क्वेश्चन दिमाग में आया कि अगर ऐसी बात है तो हम महात्मा गांधी की तो फोटो रखते हैं ना सर। हाँ तो नोट सही है। महात्मा गांधी तो धन ही धन है, तो वही महात्मा गांधी ही धन है। तो सर क्वेश्चन तो वही हुआ ना सर, वो कहते हैं पिताजी तो पितृदेव हुए ना, वो तो देव समान है, तो वीकेंड सर वो तो है ना, बट मतलब उनको रिलीज करना भी तो एक रीजन है
एक रीजन सबसे बड़ा जो है कि लोग बोलता है कि जो चले गए उनको मुक्त कर दीजिए, उनको जाने दीजिए। जी, रिलीज करना भी तो जरूरी है ना, उनको कब उनको तक मुक्त बांधना कर है? दीजिए, उनको जाने दीजिए, उनको बांध कर मत रखिए। जो श्राद्ध किया जाता है उस श्राद्ध का कंसेप्ट ही यही है कि आपकी आत्मा तृप्त हो और आप अगले लोक में गमन करें। सर क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन तो वो भी जेन्युइन है ना, जैसे फोटो जैसे में तो जैसे अगर कहा जाता है कि आपको घर में किसी के माता पिता या का देहांत हो गया या किन्हीं का देहांत हो गया, अगर उनका फोटो रखना है तो एक तो मंदिर में न रखें। मंदिर में नहीं रखने का मतलब है कि वहां आप रखने का मतलब है कि आप उनकी पूजा कर रहे हैं। मंदिर में रखते हैं आप जिसको उसकी पूजा करते हैं, पूजा करने का मतलब है कि आप उनको बांध रहे हैं। अब जब आत्मा मुक्त हो गई है तो उसको बांधिए मत, उसको जाने दीजिए, नंबर 1। नंबर 2, वास्तु के हिसाब से बोला जाता है कि उनका फोटो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, जो बाहर का, जो बाहर जाने का डायरेक्शन होता है, चीजों के विसर्जन का डायरेक्शन होता है, वहां पर लगाइए। तो इस लिहाज से अगर पर्स में ना रखें तो एक लॉजिक, एक थ्योरी है। अदरवाइज अब जैसे आपकी माँ ने या आपके पिता ने आपको कुछ गिफ्ट दिया, मान लीजिए कुछ भी दिया, और माता पिता का देहांत हो गया, उन्होंने बड़े शौक से आपको दिया, तो क्या अब क्या करना चाहिए? क्या उसको घर में रखना चाहिए या उसको भी विसर्जित कर देना चाहिए? ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न है। क्योंकि सर उनकी डाली हुई चीज नहीं कहते रख देना चाहिए, मतलब जो उनके कपड़े हैं या क्योंकि उनके साथ उनकी आत्मा कहीं ना कहीं मिक्स होती है, उनके तत्व जो है बॉडी के वो लग जाते हैं, तो वो कहते हैं वो विसर्जित करने चाहिए। बट व्हाट अबाउट फोटो? फोटो का नहीं, मतलब हम पर्स में अगर उनकी फोटो रख रहे हैं, उनका आशीर्वाद है या साथ है, तो मतलब उसका लॉजिक नहीं समझ आया सर। देखिए इन चीजों का बहुत ज्यादा कोई लॉजिक नहीं है। हमारा मन जो मानता है, हमारी रीजनिंग जो कहती है, अगर मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है, इफ आई फील पॉजिटिव देन इट्स ओके। अगर हमारे मन में शंका आ गया और मुझे लगता है कि हटा देना चाहिए, तो शंका के साथ रखने से अच्छा हटा देना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, इसके पीछे सबसे बड़ी फिलॉसफी यही है कि आत्मा मुक्त हो गई है, उसको जाने दीजिए। वो किसी ना किसी तरह से उस बंधन में बंधी रहती है। इसके पीछे का सबसे बड़ा फिलॉसफी यही है, और कोई फिलॉसफी नहीं है। लेट हिम गो फॉर अनदर स्टेशन। भाई उस आत्मा को भी तो अब फिर ट्रेन में सवार होके कहीं और किसी और स्टेशन पे उतरेगी, फिर वहां 10, 20, 50 साल गुजारेगी, फिर वहां से निकल के ट्रेन में सवार होके कहीं जाएगी। उसकी भी अपनी यात्रा है, हमारी भी अपनी यात्रा है। ठीक है, तो जया ने क्या लिखा, इस दीवार में घड़ी भी नहीं लगाई जाती है। किस दीवार में? भाई साउथ वेस्ट। उसमें कोई भी अच्छी चीज, कोई भी ऐसी चीज जो आप जीवन में रखना चाहते हैं, और समय को तो हम सबसे ज्यादा पकड़ के रखना चाहते हैं, और समय ही सबसे ज्यादा तेजी से चला जाता है। काल नहीं जाता है, कालो न जाता है, वयमेव जाता है। समय कभी नहीं बीतता है, हम लोग बीत जाते हैं। तो इसलिए वहां पर कोई भी ऐसी चीज नहीं रखनी चाहिए। और कोई सवाल या कोई बात? ये जो प्लेनेट आगे पीछे जो बताया वो डिग्री से तय होता है ना सर? हाँ, ये डिग्री से होगा, भाव से होगा। तो जिसका डिग्री ज्यादा वो पीछे रहेगा और जिसका डिग्री कम वो आगे रहेगा, ऐसा रहेगा ना? अगर या तो भाव से हो गया, मान लीजिए कोई प्लैनेट 4th हाउस में है और कोई 5th हाउस है, तो वो तो साफ साफ आगे पीछे हो गया, है ना?
और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर एक ही हाउस में है तो फिर डिग्री से देखेंगे। एक प्लैनेट 1 डिग्री का है तो वो पीछे हुआ, और 29 डिग्री का है तो वो आगे हो गया। चूंकि वो ट्रेवल तो 0 to 30 डिग्री करेगा, तो बुध अगर 2 डिग्री का है और वीनस अगर 28 डिग्री का है तो वीनस आगे हुआ, बुध पीछे हो गया। इसी को वाइस वर्सा हम समझ सकते हैं। या तो हाउस के हिसाब से समझ सकते हैं, अगर सेम हाउस में है तो फिर डिग्री देख लेंगे, अगर अलग हाउस में है तो डिग्री देखने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप आगे पीछे हो गया। ठीक है, थैंक यू। तो हम लोग अगले शनिवार को मिलते हैं, टाइमिंग यही 9 बजे है। थैंक यू।